Hi everyone and very good afternoon to all of you and you are most welcome to Selection Target। कैसे आप सभी लोग और आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी YouTube क्लास में। क्लास को शुरू करेंगे बट उससे पहले आप कंफर्म कर दें कि ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है या नहीं। ठीक है, चलिए सब कुछ क्लियर है, ऑडियो एंड वीडियो। चलिए ओके। सो हमारे बीच है मोनू, छोटन, निधि, पंछी, अर्चना, सपना, अनुराग, कृष्णी, अनुज, अंजू, रजनी, फिरोज, रिंकू, सुनील। चलिए आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपनी क्लास में। क्लास को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि चयन बैच चल रहा है। इसकी क्लासेस कल से प्रारंभ हो गई हैं। ठीक है, कल से शुरू हो चुकी हैं, कल पहली क्लास भी हो गई है, आज उसकी दूसरी क्लास होगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो समय रहते ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप हमारे साथ रिदम मेंटेन करके क्लास को अटेंड कर पाएँ और सीखते चलें। फिर बाद में कवर करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अगर सीखना है तो टाइम से सीख लीजिएगा और ज्वाइन कर लीजिएगा। नंबर मैं आपको दे दे रहा हूँ 9889292697। इस नंबर पर चयन लिख करके मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तो मैं आपको उसकी डिटेल्स भेज दूंगा और आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, बेसिक से एडवांस पढ़ाया जाएगा। सबकी पीडीएफ रिकॉर्डेड देख सकते हैं, लाइव देख सकते हैं, सारी सुविधाएं हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आज परफेक्शन सीरीज थर्ड है। आज कौन सी? आज थर्ड है। ठीक है, चलिए ओके। सो अब पढ़ाई की जाए। अगर आपकी बातें हो गई हो तो पढ़ाई कर ली जाए फिर। राधे राधे, नमस्कार, आदाब। और मैज़बिन फातिमा, गॉड ब्लेस यू। प्रिपरेशन फॉर इंग्लिश। अच्छा, चलिए सानवी, दीप्ति। बच्चे आजकल बहुत बिजी हैं, मतलब कम रहते हैं इस टाइम पे, क्या बात है। चलिए चलिए शुरू किया जाए। समर सिंह, गॉड ब्लेस यू। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज एट दिस मोमेंट दैट टेरिबल डोर बस्ट नॉइजली ओपन एंड बैंग्ड फॉर द वॉल। इसमें क्या होगा बताइए। चलिए देखिए, आप यहाँ पर इस सवाल को समझना पड़ेगा। लिखा एट दिस मोमेंट दैट टेरिबल डोर बस्ट नॉइजली ओपन, यानी कि दरवाजा जो है वो बहुत भयंकर आवाज के साथ खुला। एंड बैंग्ड लिखा हुआ है, बैंग्ड फॉर द वॉल नहीं होगा, बैन अगेंस्ट द वॉल होगा। ठीक है भाई, ये दीवार है और इस दीवार में कोई दरवाजा खुल के टकराएगा तो अगेंस्ट लगेगा ना, यहाँ पर क्या लगेगा, अगेंस्ट का इस्तेमाल किया जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा आंसर किया आप लोगों ने, वेरी गुड। आप लोगों ने सी ऑप्शन बोला है, जो कि एब्सोल्युटली राइट है, बहुत बढ़िया। ठीक है, वॉल माने दीवार, और बैंग्ड फॉर द वॉल नहीं होगा, बल्कि बैंग्ड अगेंस्ट द वॉल। बैंग्ड मतलब होता है स्ट्राइक करना, टकराना। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिएगा, इसमें क्या होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 इज वी गारंटी दैट यू विल नेवर गेट अ बॉक्स हु यू हैव ऑलरेडी रिसीव्ड नो एरर। इसमें क्या होगा बताइए। चलिए बता दीजिए ज़रा, इसमें क्या होगा। ठीक है, देखिए लिटरेचर के क्वेश्चंस के मैं तो बीच में पूछूंगा भी। ठीक है, लेकिन आप लोग लिटरेचर के लिए कुछ क्वेश्चंस में, जैसे जब भी मुझे समय मिलता है तो मैं अपने टेलीग्राम में भी क्विज़ करवा देता हूँ। तो अगर आप भी उस क्विज़ को करना है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ। आप देखिए यहाँ पर क्या होगा, बॉक्स के लिए हु का इस्तेमाल नहीं होगा,
बल्कि विच का इस्तेमाल होगा यहाँ पर, याद रखिएगा। सो बी विल बी द राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, है ना। भाई हमने क्या रिसीव किया है बेटा, हमने बॉक्स को रिसीव किया है ना, तो इसलिए बॉक्स के लिए क्या आएगा, विच आएगा, विच। ठीक है, हमने क्या रिसीव किया है, बॉक्स विच यू हैव ऑलरेडी रिसीव्ड। तो इसमें क्या होगा आपका, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए गुड, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 इज ही इज द बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द टाइम बट अनफॉर्चुनेटली लीस्ट रिकॉग्नाइज्ड, नो एरर। इसमें क्या होगा बताइए, चलिए। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए, अब यदि आप इसमें गौर करेंगे तो यहाँ पर आप पाएंगे, क्या पाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है लीस्ट, इसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा, दा लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक तो ये सुपरलेटिव है, तो सुपरलेटिव के पहले हमें दा का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जैसे ही जैसे बेस्ट भी सुपरलेटिव है तो हमने दा का इस्तेमाल किया है, ऐसे लीस्ट भी सुपरलेटिव होता है। लीस्ट का मतलब होता है सबसे कम, क्या होता है, सबसे कम। सो इसमें दा का इस्तेमाल किया जाएगा, याद कीजिए। ठीक है, सो इसमें सी विल बी द राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए गुड। इसके बाद में आपको आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 4 का, क्या होगा बताइए, है ना। हाँ चलिए, बढ़िया है, सब बात, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 इज द लाइफ ऑफ द रिच इज नॉट इन मैनी वेज एज पीसफुल एज दैट ऑफ द पुअर्स, नो एरर। इसमें क्या होगा बताइए, चलिए बता दीजिए फटाफट। मैं फिर से रुक गया, चलिए मैं इसको ठीक कर देता हूँ। एक्चुअली में जब पावर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है ना, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर अब गर्मी आ रही है ना, इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत देखने को मिलेंगी, क्योंकि कंप्यूटर इतना गर्म हो जाता है ये चीज़ें काम करना ऑटोमेटिक बंद कर देती हैं। ठीक है, देखिए मैं अब एक बात शुरू करता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है कि द लाइफ ऑफ द रिच, यानी कि जो अमीर की ज़िंदगी, अमीरों की ज़िंदगी है, तो लाइफ के लिए यहाँ पर क्या आया हुआ है, इज आया हुआ है। आज कुछ ज़्यादा ही बेटा, रुकिएगा ज़रा, ठीक है, जस्ट अ मिनट गाइस। चलिए आ गया। देखिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा था कि जो अमीर, तो देखिए यहाँ पर जब दैट ऑफ लगा हुआ है तो फिर आपको यहाँ पर अपस्ट्रॉफी लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये जो दैट ऑफ आया है ना, तो ये दैट जो आया वो लाइफ, देखिए लाइफ क्या है बेटा, आपको पता है कि लाइफ एक नाउन है, तो नाउन के लिए जो प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो क्या यूज़ करेंगे, हम दैट यूज़ करेंगे। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, फिर से रुक गया मैं, ये बड़ी समस्या है। चलिए, ये ऐसी करेगा क्या आज, लाइट वाले गर्मी में ही ज़्यादा दिमाग ख़राब करते हैं, वैसे दिए रहेंगे खूब। अब देखिए यहाँ पर जब दैट ऑफ लगा हुआ है तो फिर हमें यहाँ से इसको हटाना पड़ेगा, और सी विल बी द राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 इज यू आर अमंग दोज लकीएस्ट मैन हु अटेंड नेम एंड फेम नॉट बाय लेबर बट बाय चांस, है ना। आजकल आप देख ही रहे हैं, है ना, आजकल आप देख ही रहे हैं। अभी आपने देखा होगा एक डॉली चाय वाला, है ना भाई, उसने क्या खरीदी आपको पता है, रोल्स रॉयल खरीदी है जनाब ने, कम से कम होगी 2-2.5 करोड़ रुपए की है ना। तो कहने का मतलब ये कि कुछ लोगों की, देखिए चाय बहुत लोग बेचते होंगे लेकिन सब सफल नहीं है, है ना। तो ये भी एक बड़ी चीज़ होती है, ऐसा नहीं कि हम भी चाय बेचने लग जाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए यू आर अमंग दोज लकीएस्ट मैन हु अटेंड नेम एंड फेम, देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, मैन नहीं होगा, यहाँ पर मैन लिखना पड़ेगा, क्योंकि दोज लिखा हुआ है जो कि प्लूरल को इंडिकेट करता है। सो यहाँ पर मैन लिखना पड़ेगा, ए विल बी द राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा।
बात समझ में आ गई? हाँ। इज दैट क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हेन यू विल फाइंड आउट एनी सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम यू विल बिकम एबल टू फाइनलाइज द प्रोजेक्ट नो एरर। इसमें क्या होगा बताइए? मैजबीन के सर मैं भी चाय की दुकान खोल लूँ क्या? अच्छा, चाय में कितने कौन सा गरम मसाला मिलाया जाता है? आप कहेंगे गुरुजी गरम मसाला कौन सा? यही तो लोगों को डाउट में डालने के लिए इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। है ना? चलिए चाय वाय मत बनाइए, पढ़ लीजिए। व्हेन यू विल फाइंड आउट एनी सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम यू विल बिकम एबल टू फाइनलाइज द प्रोजेक्ट। देखिए यहाँ पर विल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कंडीशनल सेंटेंस में हम कभी भी विल शैल का इस्तेमाल नहीं करते, जो आपका कंडीशन वाला क्लॉज होता है उसमें, और जो दूसरा क्लॉज होता है उसमें हम विल का इस्तेमाल करते हैं। यानी जो कंडीशन वाला होता है यदि वो सिंपल प्रेजेंट में है तो दूसरा वाला किस में होता है? सिंपल फ्यूचर में होता है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि बहुत कुछ है। ठीक है, बात समझ में आ गई? इसके अलावा भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। बिल्कुल सुनी दीजिए, आपने एकदम बिल्कुल सही बात की कि पैसा कमाना अपनी जगह पर है और बाइज्जत पैसा कमाना अपनी जगह पर है ना? कुछ तो गुंडे होते हैं, उनकी भी फौज होती है, उनके भी चाहने वाले होते हैं, बट इसका मतलब ये तो नहीं कि हम भी गुंडे हो जाएं, है ना? कुछ लोग बाहुबली होते हैं, उनके भी चाहने वाले लोग होते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम बाहुबली बन जाएं, है ना? तो हम लोग एक एथिकल लाइफ जीने वाले लोग हैं। बिल्कुल सही बात है। Question number 7 is Ashutosh is one of the players who have selected for the T20 match no error। इसमें क्या होगा बताइए? अरे गरम मसाला चाय में नहीं पड़ता है, वो तो मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था। अब कुछ लोग तो गूगल करेंगे कि कहीं कौन सा गरम मसाला पड़ता है चाय में। आशुतोष इज वन ऑफ द प्लेयर्स। देखिए प्लेयर्स प्लूरल है, तो यहाँ पर हु लगा हुआ है कोई बात नहीं, और यहाँ पर हैव लगा हुआ है बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक बात आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा, यहाँ पर आपको हैव बीन इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति देखिए वो यहाँ पर सिलेक्ट कर नहीं रहा है, बल्कि उसको सिलेक्ट किया जा रहा है। अगर आप यहाँ पर हैव सिलेक्टेड लिखेंगे इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्शन है वो ट्रांसफर हो रहा है, मतलब कि आशुतोष सिलेक्ट कर लिया है किसी को, ऐसा नहीं है, बल्कि आशुतोष को सिलेक्ट किया गया है, तो हैव बीन सिलेक्टेड होगा, बी विल बी द राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? एक्सेलेंट, वेरी गुड। है ना? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिएगा, इसमें क्या होगा बताइए? क्वेश्चन नंबर 8, every teacher and every student of this college is determined to do their best for the glorious prospects of the life of the college। इसमें क्या होगा बताइए? चलिए, अगर आप गौर करेंगे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपको पढ़ाया गया है कि जब भी ईच आपको देखने को मिल जाए या एवरी आपको देखने को मिल जाए, तो ये इतने सीधे साधे होते हैं ना, बेचारे हमेशा सिंगल ही रहते हैं, है ना? सीधे साधे लोग सिंगल बहुत रहते हैं, तो ये सिंगल रहता है। जब ये सिंगल है तो देयर यहाँ पर क्या होगा? सिंगुलर हो जाएगा, और यहाँ पर आपको हिज लिखना पड़ेगा, क्योंकि सिंगुलर के लिए हम हिज का इस्तेमाल करते हैं। सो राइट ऑप्शन इज सी यहाँ पर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, हिज यहाँ पर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। चलिए, तो राइट ऑप्शन इज सी यहाँ पर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का भी इस्तेमाल किया गया है। गुड। क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पर क्या होगा बताइए? सर आप कट ऑफ बढ़वाएंगे इस बार? कट ऑफ बेटा केवल पढ़ने वाले बच्चे बढ़ाते हैं, है ना? और जाहिर सी बात है जब 1000 फॉर्म में 10 लाख लोग बैठेंगे या 1 लाख लोग बैठेंगे, तो कट ऑफ तो हाई जाएगा ही। इसमें क्या होगा बताइए? इन स्पाइट ऑफ फेसिंग मच प्रॉब्लम्स ही डिड नॉट डिजर्ट द पाथ ऑफ ऑनेस्टी नो एरर। इसमें क्या होगा बताइए? ठीक है, हाँ बिल्कुल सरिता, गुड, शाबाश। अब इतना चलिए बढ़िया है, मैज बीन गुड, वेरी गुड, शाबाश। अब देखिए प्रॉब्लम्स क्या है? एक काउंटेबल नाउन है,
क्योंकि हम प्रॉब्लम्स को गिन सकते हैं। भैया हमारी लाइफ में कह दो एक की प्रॉब्लम है, गुरुजी नौकरी मिल जाए तो सब कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ पर मच नहीं होगा, यहाँ पर मैनी का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर मच की जगह पर मैनी लगाइए और नंबर ले जाइए और अपनी लाइफ बनाइए। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का क्या होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हेन शी इंटर्ड द रूम शी फाउंड द बेबी स्लीपिंग पीसफुली एंड द फैन मूव स्लोली, नो एरर। इसमें क्या होगा बता दीजिए। है ना, हाँ सर कुछ भी हो सिलेक्शन चाहिए, बिल्कुल है ना। इसलिए कहता हूँ कि दुनिया भर की चिंता छोड़ करके सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, है ना। अब जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे हम सुस्त होते जा रहे हैं, तो ये चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि जीतेगा वही जो अंत तक लड़ा है ना। बीच में तो बहुत लोग मैदान छोड़ देते हैं। भीड़ को मत देखिए, सिर्फ अपने एक सीट देखिए बस। व्हेन शी इंटर्ड, आपको पता है कि जब आप किसी जगह में एंटर करते हैं सो यू आपको प्रपोजिशन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, सो नहीं लगाना है यहाँ पर। ठीक है, शी फाउंड द बेबी स्लीपिंग लिखा हुआ है। अब स्लीपिंग है तो यहाँ पर मूव नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर भी क्या होगा, मूविंग का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। स्लीपिंग जिडंड है तो मूविंग भी यहाँ पर हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। जब बेबी सो रहा है तो फैन मूव कर रहा है, इसलिए यहाँ पर मूविंग होगा, सी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, सेम पैटर्न को फॉलो किया जाएगा, जैसा यहाँ पैटर्न है वैसा यहाँ पैटर्न है। ना विश्वास हो तो देखिए, देखिए यहाँ पर बेबी नाउन हो गया, जीरंड हो गया और ये एडवर्ब हो गया। अब एंड के बाद देखिए ये नाउन हो गया, ये आपका जीरंड हो जाएगा तो मूविंग बन जाएगा, और उसके बाद में ये आपका एडवर्ब हो जाएगा। तो है ना, सी विल बी द राइट ऑप्शन। वॉज क्यों लगाएंगे ये बताइए ना, वॉज लगाने की आवश्यकता नहीं है, जीरंड है। नहीं एक रुकिएगा जरा, जस्ट अ मिनट, मैं एक बार 1 मिनट। नहीं देखिए फाउंड लिखा हुआ है ना, फाउंड, तो फाउंड माने पाया। क्या पाया, बेबी को सोते हुए पाया और पंखे को घूमते हुए पाया। ठीक है, तो इसको आप है ना, उसको आप बिल्कुल मूविंग सही है, एकदम बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है मुझे। मूविंग एब्सोल्युटली राइट है, एब्सोल्युटली राइट। प्रमोद सेड टू मी इफ आई हियर एनी न्यूज़ आई विल फोन यू। ठीक है, कर दीजिएगा फ़ोन प्रमोद जी। ठीक है, कोई खबर सुनिएगा तो फ़ोन कर दीजिएगा। पार्टिसिपल होगा, जिरंड नहीं होगा, वही वही है। ठीक है, क्योंकि ये हुए का सेंस आ रहा है ना, तो मैं जिरंड बोल गया, बट वहाँ पर पार्टिसिपल का सेंस आ रहा है। ठीक है, पार्टिसिपल का सेंस आ रहा है, बिल्कुल है ना। हाँ हाँ लगा सकते हैं सनाया। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बता दूँ, इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा बेटा, उसमें डी ऑप्शन, प्रमोद टोल्ड मी दैट इफ ही हर्ड एनी न्यूज़ ही वुड फोन मी। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, स्लीपिंग मूविंग जो होगा वो आपका पार्टिसिपल होगा, वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिएगा, इसमें क्या होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 इज दे विल हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय द टाइम वी गेट देयर। इसमें क्या होगा बताइए। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो लिखा हुआ दे विल हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय द टाइम वी गेट। इसमें क्या होगा, देखिए विल हैव लिखा हुआ है तो जाहिर सी बात है विल भी तो हो नहीं सकता, विल हैव बीन हो सकता है, विल हैव नहीं हो सकता, विल हैव बीन हो सकता है। तो अब इन दोनों में क्या फ़र्क है, बी और सी में क्या, बी और डी में क्या फ़र्क है वो आपको देखना पड़ेगा। तो लिखा हुआ है द वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय द टाइम वी गेट देयर, यहाँ पर वी हैव गॉट कर दिया जो कि गलत है, तो इसमें बी वाला ऑप्शन जो होगा वो आपका सही माना जाएगा। इसी तरह से आप सवाल किया कीजिए, हमेशा पहले जो ऑप्शंस बिल्कुल गलत हो रहे हैं उनको रॉन्ग कर दिया कीजिए, और फिर जो ऑप्शन 2 सही निकले उनमें से आप कंपैरिजन कर लिया कीजिए। ठीक है, चलिए चलिए, कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या होगा बताइए। ठीक है,
शिवानी बेटा ये भी तो समझना पड़ेगा ना कि इफ़ कंडीशन के रूप में यूज़ हो रहा है कि इफ़ कंजंक्शन के रूप में यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो दैट और इफ़ दोनों साथ में आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अगर इफ़ आपका काम कर रहा है कंडीशन बताने का तो। सिनोनिम ऑफ बॉयस्ट्रस इसका क्या होगा बताइए। ये सब कुछ मैंने कॉन्सेप्ट में पढ़ा रखा, कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने, एक भी कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं छोड़े हैं जो आप लोगों को ना पढ़ाए गए हों। ठीक है, बस रिवीजन की आवश्यकता है। यदि आपने पढ़ा है तो आपको सिर्फ रिवीजन करने की आवश्यकता है। अब देखिए यहाँ पर बॉयस्ट्रस का मतलब होता है जो बड़े शोर शराबा मचाते हैं, जो बड़े उद्यमी किस्म से होते हैं, जो शोर शराबा मचाते हैं, उनको बोलते हैं बॉयस्ट्रस। तो इसको आप बोल सकते हैं ऑब्स्ट्री पेरस। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑब्स्ट्री पेरस। क्योंकि फेरोशियस का मतलब होता है जो क्रूरता वाले होते हैं ना, भयंकर क्रूरता, है ना। फेरोशियस जो बड़ा भयंकर होता है वो नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, और फिसी पेरस का मतलब होता है जो टूटता है, जो टूट सकता है, जो विभाजित हो सकता है, जो विखंडनशील आप कह सकते हैं, विखंडनशील है। ठीक है, याद रखिएगा। और वैल्यूमिनस का मतलब होता है जो बहुत बड़ा है, वैल्यूम, जिसकी वैल्यूम बहुत बड़ी है, यानी कि जो विशाल काय है ना, जो स्पेशियस है। ये बात याद रखिएगा। तो लिटरेचर का क्वेश्चन, हाँ लिटरेचर का तो क्वेश्चन तो हम लोग भूल ही गए थे, है ना। अच्छा आप मुझे बताइए कि क्लासिकल पीरियड में, एक सवाल पूछ लेता हूँ आपसे कि क्लासिकल पीरियड में वो कौन से किंग थे जिन्होंने जिन्होंने ब्यूटी, है ना, ब्यूटी, आर्ट और लिटरेचर को क्या किया था और कल्चर को प्रमोट किया था, वो कौन थे। और वो ओल्ड पीरियड में एक उनका एज गोल्डन एज भी कहलाता था। ठीक है, तो बताइए जिन्होंने ब्यूटी, आर्ट, लिटरेचर और कल्चर को प्रमोट किया था क्लासिकल पीरियड में, वो कौन से थे बताइए चलिए। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आपको मैंने बताया होगा, पढ़ाया तो नहीं है मतलब। अब मैंने आपको इसमें समझाया था कि क्लासिकल पीरियड में वो जो थे वो थे किंग ऑगस्टस सीजर, किंग ऑगस्टस सीजर। ठीक है, ये थे जिन्होंने, ऑगस्टस सीजर थे जिनके समय में क्लासिकल पीरियड में उन्होंने ब्यूटी, आर्ट, लिटरेचर, कल्चर को प्रमोट किया था, वो ऑगस्टस सीजर थे। और एक थे ऑगस्टाइन, सेंट ऑगस्टाइन थे, उनके बारे में बताऊंगा कुछ क्वेश्चंस के बाद में। ठीक है, तो आपको जो कन्फ्यूज़न ना हो कि ऑगस्टस और ऑगस्टाइन में कभी कन्फ्यूज़ ना हो, तो वो चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा अभी। फिलहाल आपको आंसर देना है, क्वेश्चन नंबर 14 का क्या होगा बताइए। ठीक है ना, बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है सिनोनिम ऑफ फुगेसियस। फुगेसियस का क्या मतलब होता है, सही चलिए। एलिजाबेथन जो गोल्डन एज कहलाता है, तो वो किस पीरियड में कहलाता है वो भी तो समझना पड़ेगा ना, है ना। वो रेनेसा में कहलाता है, और मैं ओल्ड क्लासिकल पीरियड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ चलिए देखिए, फुगेशियस का मतलब होता है जो कुछ समय के लिए होता है, क्षणिक होता है, टेम्परेरी होता है। ठीक है, उसको कह सकते हैं टेम्परेरी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो हैरेंज लिखा हुआ है इसका मतलब होता है किसी बात को बहुत एग्जैजरेट करना, बढ़ा चढ़ा करके बताना, दैट इज कॉल्ड हैरेंज। शेव का मतलब बाल हटाना, शेव। पियरलेस का मतलब होता है अद्वितीय, है ना, अद्वितीय, एकदम बिल्कुल अद्भुत सा। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 का क्या होगा बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 15 इज एंटोनिम ऑफ अमेलियोरेट। कोई बात नहीं, डी ऑप्शन छुप गया तो डी के पीछे पड़े रहेंगे क्या, इतने क्वेश्चंस आगे आ गए हैं, आगे का आंसर दीजिए। आप डी के पीछे पड़े हुए हैं, उतना तो क्वेश्चन देख करके आंसर बनाया जा सकता है ना। एंटोनिम ऑफ अमेलियोरेट, इसमें क्या होगा बताइए। अमेलियोरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को सुधारना, है ना, मेंड करना, सुधारना, मेंड करना। और इसका एंटोनिम होगा वॉर्सन, यानी कि किसी चीज़ को ख़राब करना। जो ई एन होता है ना, ई एन, ये प्रिफिक्स भी होता है और ये सफिक्स का काम भी करता है। जब ये किसी एडजेक्टिव में प्रीफिक्स का काम करे या सिफिक्स का काम करे, तो मोस्ट प्रोबेबली वो वर्ब का निर्माण करता है, यानी कि वो वर्ब को कंस्ट्रक्ट करता है, वर्ब को बनाता है। जैसे यहाँ पर लिखा मैंने वर्ड्स,
तो वर्ड्स क्या है, वर्ड्स मतलब खराब होता है ना, बैड वर्ड्स। तो ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है। जैसे इसमें मैंने एन लगाया तो ये बन गया आपका वर्सन। जब ये बन गया है इसका मतलब हुआ खराब करना। अब मान लीजिए मैंने लिखा वीक, वीक भी एक क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन मैंने इसमें ई एन लगा दिया, बन गया वीकेंड, यानी किसी चीज को और कमजोर करना होता है। अब मैंने कहा टेंजल, जैसे मैंने बोला आपको टेंजल्ड, टेंजल्ड का मतलब होता है उलझा हुआ। अब मैंने इसमें ई एन लगा दी, इनटेंजल्ड, यानी कि उलझन, उलझाना किसी चीज को, ये भी वर्ब बन जाएगा। बात समझ में आ गई? चलिए। और सरकमवेंट का मतलब होता है जो सावधान होता है। एग्जैजरेट का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा करके किसी बात को बोलना, अतिशयोक्ति करना। तो राइट ऑप्शन इज बी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब लोगों के कमेंट्स इतने आते हैं ना कि आधा ध्यान तो कमेंट्स में भी रहता है। चलिए, प्रणाम रोहित। आंसर द क्वेश्चन, एंटोनिम ऑफ सोबर, है ना। देखिए बेटा, सोबर का मतलब होता है, सोबर का मतलब होता है संयम। क्या होता है, संयम रखना। ठीक है, संयम रखना। तो उसका हो जाएगा इनएब्रिएटेड, यानी कि एकदम नशे में धुत। जो लोग शराब वराब नहीं पीते हैं या खाने पीने में संयम रखते हैं, उन्हीं को बोलते हैं सोबर। ठीक है, इनएब्रिएटेड का मतलब होता है जो नशे में धुत रहते हैं। मोरोज का मतलब तो दुखी होता है बेटा, इसका मतलब तो दुखी होता है। गोरी का मतलब क्या होता है, हिंसात्मक होता है। मोहम्मद गोरी ने क्या किया था, हिंसा ही तो फैलाई थी आकर के, अफगान से आकर के देश में, उसी से बना है गोरी। गोरी मतलब हिंसात्मक, वो वाला गोरी नहीं है, गोरी तेरा गांव बड़ा लगे प्यारा, वो नहीं। एगैलिटेरियन का मतलब होता है जो समान अधिकार की बात करता है, समान अधिकारवादी, उसको बोलते हैं इगैलिटेरियन बोलते हैं, याद रखिएगा। बात समझ में आ गई? सो राइट ऑप्शन इज, इसमें क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जो मैंने आपको लिटरेचर के बारे में बताया था उसको थोड़ा सा मैं आपको और चीज़ बता दूँ। ठीक है, तनाया, पढ़ा है ना आपने हमसे, तो वोकैब उठाइए और रिवीजन करिए। ठीक है, इतनी सुविधाएं नहीं दी जाएंगी वरना आप लोग आलसी हो जाओगे, है ना। जो पढ़े हुए हैं वो सिर्फ रिवीजन करें अपना। ठीक है, हाँ। अब देखिए, लिटरेचर में मैं आपको जो पढ़ा रहा था वो मैंने आपको जो आगस्टस सीजर के बारे में बताया। आगस्टस सीजर वो थे जिन्होंने लिटरेचर, आर्ट, ब्यूटी, कल्चर को ओल्ड, उस समय रोमन, ग्रीको रोमन पीरियड में या रोमन पीरियड में उन्होंने क्या किया था, इसको बहुत प्रचारित किया था। लेकिन एक थे सेंट अगस्टाइन थे। सेंट अगस्टाइन जो थे, ये नाम काफ़ी मिलता जुलता है, सो कंफ्यूज मत होइएगा। जो सेंट अगस्टाइन थे, ये ऐसे एक सेंट थे जिन्होंने इंग्लैंड में क्रिश्चियनिटी को इंट्रोड्यूस किया था, जिन्होंने इंग्लैंड में क्रिश्चियनिटी को फैलाया था, यूरोप में फैलाया था। किसको, क्रिश्चियनिटी को। ये बात आपने पढ़ा होगा अच्छे तरीके से, है ना। इंग्लैंड में सेंट अगस्टाइन ने क्या किया था, क्रिश्चियनिटी को फैलाया था, स्प्रेड किया था यूरोप वगैरह में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको हल्के में मत लीजिएगा। चलिए, याद रखिएगा। तो ये मैंने आपको दोनों बातें यहाँ पर क्लियर कर दी। अब मुझे आपको अब आप आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 17 का क्या होगा, वर्क अपॉन। ठीक है, वर्क अपॉन, इसमें क्या होगा बताइए। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, वर्क अपॉन का मतलब क्या होता है, वर्क अपॉन का मतलब होता है किसी पर कोई प्रभाव डालना, इन्फ्लुएंस कर जाना, किसी को प्रभावित कर जाना। सो ए ऑप्शन सही है। केयरफुल मतलब सावधान रहना। बी डिसीव मतलब धोखा खाना। और लर्न अबाउट मतलब सीखना कोई चीज़। सो फिलहाल यहाँ पर ए आंसर जो होगा वो एब्सोल्युटली राइट हो जाएगा। वर्क अपॉन मीन्स इन्फ्लुएंस होता है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 का क्या होगा वो बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 इज लुक डाउन अपॉन, इसका क्या मीनिंग होगा वो बताइएगा। आपको एक मजेदार बात बताऊं, एक बहुत बेहतरीन आपसे एक सवाल पूछूं कि
जो आपको एक बात बताता हूँ मैं, ठीक है, नॉलेज बता, एक जो अब मैंने अभी अभी आपसे बात की थी ना, सेंट अगस्टाइन की बात की थी। तो जो सेंट अगस्टाइन है, इनका जो कन्फेशन है ना, इनका जो एक लेख है कन्फेशन वाला, ये जो है ना, इसको फर्स्ट ऑटोग्राफी कंसीडर किया जाता है ना, वेरी फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी कंसीडर किया जाता है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेंट अगस्टाइंस के कन्फेशन को जो उन्होंने पूरा लिखा था ना, कन्फेशन ऑन क्रिश्चियनिटी, ऐसे कुछ पूरा का पूरा है, आपने पढ़ा होगा, है ना, क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन ऑन द ट्रिनिटी, ऐसा करके बहुत बड़ा उसका नाम है, वो फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी कहलाती है। ये बात आप याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगस्टाइन के बारे में, ठीक है। बात समझ में आ गई, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। इसके बाद में आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 19 को क्या किया जाता है वो बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 इज टू डिक्लेयर इनवैलिड एन ऑफिशियल एग्रीमेंट, डिसीजन और रिजल्ट। यानी कि जो एक ऑफिशियल जो एग्रीमेंट होते हैं या जो डिसीजंस होते हैं या रिजल्ट होते हैं, इनको इनवैलिड करार दे देना, वो क्या कहलाता है वो बता दीजिएगा। सर इतना डीप पूछता है, देखिए तैयारी हमेशा अच्छी रखा कीजिए, ये डीप और छिछला ये सब काम नहीं आता। सर आप प्रैक्टिस सेट ही लॉन्च कर, बेटा मैं देखिए हाथ जोड़ा आप लोगों से, अभी मैं जितना कर सकता हूँ आपके लिए ना उतना ही कर पाऊंगा। अगर मैं इस लायक होता, मैं मानता होता, तो मैं ज़रूर करता, क्योंकि मुझे आपसे पैसा फ्री में नहीं लेना है, बदले में वो देना है। ग्रामर पढ़ाता हूँ पूरी ईमानदारी से, झोंक के पढ़ाता हूँ, उसमें मज़ा आता है ना। इसमें बोलेंगे टू एनल, टू एनल का मतलब क्या होता है, किसी भी ऑफिशियल एग्रीमेंट को रद्द कर देना। तो इसमें क्या होगा, ए विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। हाँ, जब देखिए क्या होता है ना कि जिम्मेदारी पढ़ाना एक बहुत जिम्मेदारी का काम होता है। अगर मुझे किसी चीज़ के बारे में उतनी डीप डिटेल जानकारी नहीं है, थोड़ा थोड़ा याद रहता है, थोड़ा थोड़ा समझ में आता है चीज़ें, कभी मन कर गया पढ़ लिया बैठ करके, वो एक अलग चीज़ होता है ना। जब हम उस लायक हो जाएंगे ना, आपको कहना नहीं पड़ेगा। साइंस ऑफ प्रिंटिंग क्या कहलाता है बताइएगा। और आप लोग इतने सपोर्टिव भी हैं ना कि मुझे आप लोग बहुत हिम्मत देते हैं, सही बताऊं बात, है ना। जब से आपने मुझे हिम्मत देना शुरू कर दिया है ना, तब से मैंने क्या किया है कि मैंने अब धीमे धीमे कुछ ना कुछ मैं पढ़ता रहता हूँ, कुछ भी पढ़ता रहता हूँ, लेकिन जो मैंने आया पढ़ता रहता हूँ। ये सब आप लोगों की बदौलत है ना। लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है हेट होता है बेटा। चलिए देखिए, साइंस ऑफ प्रिंटिंग दैट इज कॉल्ड क्या होगा, टाइपोग्राफी कहलाएगा, ठीक है। प्रिंट करने में आपको टाइप करना पड़ता है ना, तो उसको हम बोलेंगे टाइपोग्राफी। कैलीग्राफी मतलब जो सुलेख अच्छी हैंड राइटिंग होती है उसको बोलते हैं कैलीग्राफी। और टोपोग्राफी क्या होता है ये भी मैं आपको बता दूं, है ना। हाँ, टोपोग्राफी मतलब जो बहुत अच्छा नक्शा वगैरह बनाया जाता है उसको बोलते हैं टोपोग्राफी। और क्रिप्टोग्राफी का मतलब होता है जो कूट लिपि होती है, ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है जो केवल जो मतलब कोड वर्ड होते हैं ना, उसी को क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं। सो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का क्या होगा वो बताइएगा। 21 इज द नंबर ऑफ द बसेस इंक्रीजिंग। हाँ, इसमें क्या होगा बताइए। हाँ, ग्रामर लवर तो आप लोग बन गए हैं, बहुत जल्दी लिटरेचर लवर भी हो जाएंगे, ये तो पहले से ही है। चलिए, लाइक कीजिए सब लोग, बिल्कुल। देखिए नेहा जी कह रही हैं द नंबर ऑफ द बसेस इंक्रीजिंग। बेटा यहाँ पर इज का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि जब द नंबर लगता है ना, द नंबर, तो ये हमेशा सिंगुलर होता है, क्योंकि ये सर्टेन नंबर को दिखाता है, इस वजह से हम यहाँ पर इज का इस्तेमाल करते हैं। बी विल बी द राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। द नंबर जो होता है वो सिंगुलर लेता है, और जो ए नंबर होता है ना वो प्लूरल लेता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आपसे एक और सवाल अच्छा पूछ लेता हूँ, बहुत बेसिक सा सवाल है, आप लोग जानते भी होंगे कि जो बाइबल है, बाइबल है ना, क्योंकि जब हमने अब बात कर ही ली है कि सेंट अगस्टाइन ने जो इंग्लैंड में क्रिश्चियनिटी को जो उन्होंने प्रमोट किया या स्प्रेड किया, फैलाया, तो बाइबल का काम, तो बाइबल तो इम्पॉर्टेंट है, तभी तो फैलेगी क्रिश्चियनिटी, बाइबल मेन किताब है। तो जो बाइबल है ये सबसे पहले किस भाषा में लिखी गई थी, सबसे पहले किस भाषा में लिखी गई थी, मुझे इसका आंसर आप लोग बताइएगा, फिर मैं आपको मज़ेदार बात बताऊंगा इसमें।
पहले आप मुझे बताइए बाइबल किस भाषा में लिखी गई थी सबसे पहले, है ना? चलिए तो है ना, बता दीजिए, इतना अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आपको मैं बताऊं कि जो बाइबल है सबसे पहले हिब्रू भाषा में लिखी गई थी। किसमें? हिब्रू भाषा में, लैटिन नहीं, हिब्रू भाषा में सबसे पहले इसको लिखा गया था। ठीक है, इसके बाद में लैटिन भाषा से, ठीक है, फिर इसका जो लैटिन ट्रांसलेशन किया गया था, पहले हिब्रू हुआ, हिब्रू से फिर ये लैटिन हुआ, फिर ग्रीक हुआ, फिर इंग्लिश में जाकर के कन्वर्ट हुआ। और बीच में तो रोक भी दिया गया था कि इस बाइबल का कोई भी ट्रांसलेशन नहीं किया जा सकता, बड़ा बवाल हुआ था, आपको पता है। तो जो फिर लैटिन में जो ट्रांसलेशन किया गया लैटिन में, है ना, तो वो थे सेंट जेरोम। सेंट और जो जेरोम थे, इन्होंने बाइबल का ट्रांसलेशन किया लैटिन में, है ना, लैटिन में ट्रांसलेट किया। अब पहले ये हिब्रू में लिखा गया था, है ना, हैब्रू, हाँ ऐसे बोलते, बिल्कुल हैब्रू। ठीक है, बात समझ में आ गई? हैब्रू ऐसे HEBREW ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक है, सेंट जेरोम ने इसको फिर लैटिन में ट्रांसलेट किया था। ठीक है, लैटिन के बाद ये ग्रीक में आई, ग्रीक से इंग्लिश में आई, ऐसे चेंजमेंट इसमें होते रहे। क्वेश्चन नंबर 22 का क्या होगा बताइए, है ना? है ना, बढ़िया सवाल है ना आप लोगों के लिए, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो कि जो मैं आपको डेली 2 सवाल 3 सवाल 5 सवाल पूछता हूँ, यही एग्जाम में ना आ जाए, ऐसा फील आता है अंदर से। ही इल अप टू नाउ, इसमें क्या होगा बताइए? ओके, थैंक यू अनुराग। चलिए, अच्छा कोई बात नहीं, अचानक से मैं पूछ लेता हूँ इसलिए दिमाग काम नहीं करता, कोई बात नहीं, बता करके पूछूंगा। ठीक है, ही इल अप टिल नाउ। अब देखिए यहाँ पर अप टिल नाउ जो होता है ना, ये प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल किया जाता है। सो यहाँ पर हैज़ बीन हो जाएगा, सी विल बी द राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, हैज़ बीन यहाँ पर हो जाएगा। वेरी गुड। और अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो आप टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उससे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर मैं जब भी फ्री होता हूँ तो क्वेश्चन ड्रॉप कर देता हूँ, और वहाँ कोई बंधन भी नहीं है। मैं जब फ्री हुआ मैंने उसमें क्वेश्चन डाल दिया, आप जब फ्री होइएगा उसमें आंसर कर दीजिएगा, सिंपल सी बात है ना। भाई ये बढ़िया रहता है, इसमें कोई बंधन नहीं है, लेकिन सीखने को बहुत मिलता है। विच सेंटेंस इज नॉट करेक्ट? राखी। हाँ हाँ, अगर किसी का दिमाग रुकता है ज़रूरी है ना। नहीं आप लोग मैसेज नहीं कर सकते हैं, अगर मैं बच्चों को अलाउ कर दूं ना तो वो मेरा ग्रुप भर के रख देंगे। और एक बार ये गलती कर चुका हूं मैं, बड़ा बवाल भी हुआ था, इस वजह से मैं वो काम नहीं करूंगा। अब देखिए, विच सेंटेंस इज नॉट करेक्ट। अब मैं बात करता हूं जो सही नहीं है, तो पहले देखते हैं इसको। एवरीबडी नोज दैट द अर्थ इज राउंड, ये बात तो सही है। आई इन्वाइटेड टू बॉयज बट नीदर हैज़ कम, ये भी सही है, नीदर के साथ में हैज़ आता है, ठीक है। पहले कहा 2 लोगों के लिए नीदर आता है, ये भी ठीक है। मोर देन 1 रूम इज वैकेंट, ठीक है, मोर देन 1 के साथ में इज आता है, ठीक है। और यहाँ पर है हाफ ऑफ द होटल्स, यहाँ पर इज नहीं होगा, आर का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि हाफ ऑफ जो होता है वो डिटरमाइनर होता है। तो आपका नाउन कौन माना जाएगा? ये माना जाएगा नाउन, और नाउन प्लूरल है तो वर्ब आएगी, प्लूरल होगी, याद रखिएगा। ठीक है, सो राइट ऑप्शन इज डी यहाँ पर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? चलिए, सरता के सर काश आप ग्रामर लिटरेचर दोनों सिखाते, क्या बात होती। ये तो मैं अभी नहीं कह सकता, लेकिन हाँ मुझे एक मज़ा आता है कि मैं चीज़ों को जितना ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, मुझे उसी में बहुत मज़ा आता है। तो जिस दिन अगर पढ़ाना हुआ कभी भविष्य में, कभी अपना क्या है कुछ भी है, तो जैसे उसको इतना सिंप्लीफाई करना जितना ईजी, जैसे मैं कल बच्चों को अभी ग्रामर में पढ़ा रहा था, जो भी नया बैच है उसमें पढ़ा रहा था, चीज़ों को इतना सिंप्लीफाई किया, इतना सिंप्लीफाई किया, एकदम रियल लाइफ से जोड़ करके कि तुरंत सीख गए बच्चे। तो ऐसे लिटरेचर भी है, जब उसको जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना उतना ही मज़ा आएगा। देखिए, द एरो फेल ऑन दिस स्पॉट, ये जो ऑन दिस स्पॉट है, ये जानते हैं क्या है कि जो तीर है वो गिरा, कहाँ गिरा? तो वेयर का आंसर है कहाँ गिरा, मतलब कि एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। सो सी विल बी द राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, सी विल बी द राइट ऑप्शन कि कहाँ गिरा। वेरी गुड आंसर। कल मैंने यही फ्रेजेस के बारे में समझाया था, है ना।
चयन बैच की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। अगर आप लेट हो रहे हैं तो उसके लिए फिर और मजबूती से तैयार रहिएगा, क्योंकि फिर आपको कवर करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर अभी आप जुड़ चुके हैं तो फिर आपको डेली क्लासेस भी मिल रही होंगी। कल संडे है, कल भी क्लास चलेगी, ध्यान रखिएगा। पेड वाली, पब्लिक वाली नहीं हो पाएगी क्योंकि मुझे बाहर निकलना है। तो जो क्लासेस मेरी हैं वो सुबह कवर करके फिर मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ। सारी नहीं हो पाएंगी तब भी, है ना, बट देखते हैं। बिकॉज यू हैव डन दिस आई शैल पनिश यू, इसमें क्या होगा बताइए। चलिए चलिए बताइए। हाँ, क्या बात है निधि, क्या बात है। हाँ, तो निधि ने 100% की बात बोल दी है। बिकॉज यू हैव डन दिस आई शैल पनिश यू। अब देखिए, है ना, हमेशा क्या होता है ना कि हमेशा हमारे दिमाग में चीज़ें फिक्स रहती हैं, क्योंकि हम हमेशा नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, क्लॉज बताते हैं, लेकिन पूछा कौन सा पार्ट गया है वो चीज़ इंपॉर्टेंट है ना। मैंने आपसे ये वाला पार्ट नहीं पूछा, ये नहीं पूछा मैंने आपसे ये वाला पार्ट पूछा है, जिसको हम प्रिंसिपल क्लॉज बोल सकते हैं या बेटा मेन क्लॉज बोल सकते हैं, याद रखिएगा। तो इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, एकदम सिंपल सा हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, है ना, बात समझ में आ गई। चलिए। छोटन देखिए पूरी लिस्ट बताते हैं कि बाय बाय राखी, शिवानी, शैलजा, रोशनी, तायरा, सबका नाम उनको याद है। देखिए सबको वो विश करके जाते हैं स्पेशली, है ना। लेकिन ये गलत बात है ना, आप हमें तो विश ही नहीं करते हैं। हमें भी विश कर दिया कीजिए, उसमें हमारा भी ऐड कर दिया कि बाय बाय सर। क्यों छोटन भाई, आप तो अकेले अकेले बस अपने दोस्तों को विश करके निकल लेते हैं धीरे से, है ना। चलिए फिलहाल आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू सो मच एंड गाइज। हाँ ठीक है, कोशिश करूंगा कि क्लास मेरा मंडे को, देखो पता एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ। फिलहाल पहले ये बता दूं कि चयन बैच शुरू हो चुका है, क्लास आपकी शुरू हो चुकी हैं, 28 मार्च से शुरू हो चुकी हैं, ठीक है। तो अगर पढ़ना है तो देरी मत कीजिएगा, और ग्रामर ले सकते हैं, केवल वोकैब भी ले सकते हैं, कॉम्बो ले सकते हैं। आपको 2 घंटे क्लास मिलती है कॉम्बो में, 2 आवर्स की क्लास मिलती है, आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप पूरे यूट्यूब में घूमोगे आपको कहीं नहीं मिलेगा, बेसिक से एडवांस हर चीज़। नंबर ये 9889292697। अब बहुत सारे नए बच्चों ने मुझ पर विश्वास जताया है, और वो विश्वास का उनको फल ज़रूर मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। और बाकी चलिए, एक्चुअली मैं ना, मुझे बाहर जाना है, और मैं कल निकलूँगा कि परसों निकलूँगा एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन कल तो संडे है, मंडे को भी क्लास हो नहीं पाएगी, क्योंकि मंडे को तो आ ही नहीं पाएंगे। ट्यूसडे को मॉर्निंग में आ जाएंगे कोशिश करके, हर हाल में, है ना। अब डबल लाइफ जब से हुई है ना, तब से डबल भागदौड़ भी हो गई है। चलिए ठीक है, ओके चलिए फिर, ठीक है, हाँ, पढ़ते रहिए। ओके ओके राखी। हाँ ओके, बाय बाय। चलिए, तो मैं, देखिए मैं ऐसा कुछ करूँगा कि मैं आपके लिए कोई क्लास लगा दूंगा जिससे आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि पढ़ना इंपॉर्टेंट है ना, पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको कुछ भी प्रोवाइड करता हूँ ना, वो आपके लिए डेफिनेटली बहुत ही हेल्पफुल साबित होता है। तो अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आपके लिए मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं पढ़ने के लिए, है ना। हाँ कल होगी रिहाना, ठीक है, कल पेड क्लास होगी। कल पेड क्लास में अभी मैं बेसिक ऑफ ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, बेसिक से एकदम पूरा मैं पढ़ा रहा हूँ, वही सारी चीज़ें चल रही हैं। चलिए, ये नंबर यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, ठीक है, नमस्कार, जय हिंद।